मित्रों, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के क्लासिफिकेशन में बैंक खत्म इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर आईफाई देख लिया। अब इस वाले सेशन में प्राइमरी डीलर, एनबीएफसी कंपनी, मुद्रा बैंक और इस्लामिक बैंक, ये 4 टॉपिक खत्म करेंगे। सबसे पहले ये प्राइमरी डीलर्स क्या हैं। किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए या एक्सपांड करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए, मतलब 1 साल से कम, तो आप अप्रोच करेंगे फाइनेंशियल मार्केट सब कंपोनेंट मनी मार्केट। अब यहाँ पर सरकार खुद उधारी के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट जनरेट करेगी, उसे बोलते हैं ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल। अगर कोई कंपनी को उधारी में पैसा चाहिए तो कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट्स। किसी बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज को खुद को उधारी में करना है, देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ऐसा करके, ऐसे सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट जनरेट करके दे विल मोबिलाइज द मनी फ्रॉम मनी मार्केट। या फिर कि लॉन्ग टर्म 1 साल या उससे अधिक के लिए इनको उधारी में पैसा चाहिए, देन दे विल अप्रोच द प्राइमरी मार्केट, जहाँ सरकार की तरफ से तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड सॉवरेन बॉन्ड इशू होंगे, बाकी कॉर्पोरेट्स की तरफ से आईपीओ, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, वो सब इशू होगा। अगर आपने ऐसी कोई चीज़ खरीद ली, आपके हाथ में रह गई, देन यू विल अर्न इंटरेस्ट या डिविडेंड। पर आपको मज़ा नहीं आ रहा है या आपको कुछ और चीज़ खरीदनी है, देन यू कैन सेल दिस सिक्योरिटीज़ इन द सेकेंडरी मार्केट। जैसे गाड़ी पेटी पैक खरीदी कार शोरूम से, एंड देन यू कैन सेल इट इन द सेकेंडरी, कार मेले में बेच देते हैं। जब भी भारत सरकार को उधारी में पैसा चाहिए, वो आरबीआई को बोलेगी, बिकॉज आरबीआई इज द पब्लिक डेट मैनेजर ऑफ इंडिया। आरबीआई भारत सरकार के वती गवर्नमेंट सिक्योरिटी सॉवरेन बॉन्ड इशू करेगी, वो पहली बार बेचेगी, दैट इज प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी डीलर क्या काम करते होंगे, वो प्राइमरी मार्केट में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं, हाथ पे रखेंगे तो ब्याज मिलेगा, मुद्दल वापस होगा, या बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। सो व्हाट इज primary dealers? They deal in primary market. They directly purchase government security during the auction at RBI's e-Kuber platform and sell it to the secondary market. RBI नीलामी करवाती है और उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बच गई वो RBI खुद अपने पैसों से खरीद लेगी। लाइक दैट गवर्नमेंट विल गेट द एंटायर फाइनेंस। ये लोग, ये प्राइमरी डीलर्स RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का ये वीडियो लेक्चर लिंक है, आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे गोल्डमैन सैक्स है, जेपी मॉर्गन चेज, इवन भारत के एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह। लेकिन ये अलग से उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। कुल मिला के भारत में 21 प्राइमरी डीलर हैं, जिसमें 14 बैंक और 7 नॉन बैंकिंग एंटिटी है। ओके, सो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के अंदर आईफाई, एक्जिम, नाबार्ड, एनएचबी, सीडबी, उन सभी के ऊपर रेगुलेशन आरबीआई का चलता है। सिमिलरली प्राइमरी डीलर के ऊपर भी रेगुलेशन आरबीआई का ही चलता है। सो लाइक दैट बैंक्स खत्म, कोऑपरेटिव बैंक खत्म, आईफाई खत्म, प्राइमरी डीलर खत्म। नाउ वी विल स्टडी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। लेकिन उससे पहले आपको व्याख्या पता होनी चाहिए कि भाई बैंक किसको कहते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज नॉन बैंक। बैंक की व्याख्या आसान वाली ये है, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी दैट प्रोवाइड्स डिपॉजिट एंड लैंडिंग सर्विसेज टू द पब्लिक एट लार्ज। जन सामान्य को वो वहाँ से पैसा लेती है, उधारी में देती है। डिपॉजिट सर्विस मतलब जनता वहाँ पर पैसा डिपॉजिट कर सकती है। कोई प्याज, टमाटर ऐसा गोडाउन नहीं है, कोई नॉन मनी एसेट भी नहीं है, पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ये बात सही है कि अपने सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में आप अपने मकान के कागजात, गहने, ये सब रख सकते हैं, बट दैट इज़ एन ऑक्सिलरी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक। कोई बैंक अगर सेफ डिपॉजिट वॉल्ट नहीं देती तो वो बैंक नहीं है, ऐसा वो रद्द नहीं हो जाती। दैट इज़ नॉट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। सो दे टेक डिपॉजिट मनी फ्रॉम पीपल, और वो सभी लोगों से डिपॉजिट लेती है। ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड शेयर होल्डर या सिलेक्टेड कोई पॉलिसी होल्डर या सिलेक्टेड सब्सक्राइबर, नहीं। वो उस प्रकार से कहे तो आप LIC, EPFO, NPS वो सब बनना शुरू हो जाएगा। दे विल एक्सेप्ट मनी डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। आपकी जितनी परिस्थिति है उस हिसाब से 10 रुपये, 100 रुपये, जितना है आप दे सकते हो। दिस डिपॉजिट्स आर रिपेएबल एट टाइम मेच्योरिटी, मुद्दत पे जब आपको मिलता है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। So this is one thing. So they provide deposit service and lending service to public at large. Direct lending, car loan, home loan, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, सब आपको देते हैं। सो दैट इज डायरेक्ट लैंडिंग। और जो बैंक वाले अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट नहीं पूरे कर पाते, उन्होंने पैसा शॉर्टफॉल का नाबार्ड सीडबी में देना पड़ता है, जहाँ से इनडायरेक्ट लैंडिंग में भी पैसा नीचे जाता है। सो दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट प्राइमरीली वो खुद से ही पैसा डिपॉजिट में देते, लैंडिंग में देते हैं। डिपॉजिट एंड लैंडिंग सर्विसेज, इसके अलावा जो दिया जाता है दैट इज ऑक्सिलरी सर्विस। जैसे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट बना सकते हैं आप,
आपके पास भारतीय मुद्रा है, उसको विदेशी मुद्रा में आप परिवर्तन कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन, ये सुविधा देते हैं। आपको ऑनलाइन टैक्स भरने की भी सुविधा, बिल पेमेंट की सुविधा, म्यूचुअल फंड, पेंशन, इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक वाले आपको बेचते हैं। आपको इफ़ यू आर अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल तो पर्सनल बैंकिंग, वेल्थ बैंकिंग के नाम पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देंगे। अगर आप कोई उद्योगपति हैं, अपना शेयर पहले बाजार में इशू करवाना चाहते हैं, तो उसकी सारी लिस्टिंग प्रोसेस, टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ वो करने में मदद करेंगे, जिसको अंडर राइटिंग बोलते हैं। सो दीज आर ऑल ऑक्सिलरी सर्विस, बट वो नहीं हो तो ये बैंक नहीं है। बैंक की दैट प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक डिपॉजिट एंड लैंडिंग सर्विस टू पब्लिक एट लार्ज, और ये जो नहीं कर पाते दे आर कॉल्ड नॉन बैंकिंग एंटिटीज। ओके, नाउ एमसीक्यू के लिए डिफरेंस समझ लें। बैंकों का रजिस्ट्रेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में होता है। एनबीएफसी कंपनियां, उनको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराना पड़ता है। एंट्री कैपिटल रिक्वायरमेंट एनबीएफसी कंपनियों के लिए कम होती है। जैसे 5 करोड़ का कैपिटल हो तो भी आप माइक्रो फाइनेंस में रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा सभी एनबीएफसी मिनिमम 2 करोड़ कैपिटल रिक्वायर्ड। हाँ, उस हर एक क्षेत्र के अपने रेगुलेटर्स हायर कैपिटल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आपको री इंश्योरेंस कंपनी बनानी है तो आईआरडीए ने बोला है कि उसके लिए कम से कम 200 करोड़ का आपका एंट्री कैपिटल होना चाहिए। ओके, सो लाइक दैट दे आर डिफरेंट। सुपरविजन, सभी बैंकों के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आरबीआई सुपरवाइज करती है, बट फॉर एनबीएफसी कंपनीज इट वेराइज। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी होगी तो आईआरडीए वाले सुपरवाइज करेंगे, म्यूचुअल फंड होगा तो सेबी वाले देखेंगे एंड सो फोर्थ। डिपॉजिट, तो बैंक वाले जनता से टाइम डिपॉजिट भी ले सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी ले सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसके ऊपर चेकबुक जनरेट होती है, सो वी ऑल्सो कॉल देम चेकेबल डिपॉजिट। एनबीएफसी वालों को बाय डिफॉल्ट जनता से डिपॉजिट लेने की अनुमति नहीं है, बट स्टिल विथ आरबीआई परमिशन दे कैन एक्सेप्ट, बट ओनली टाइम डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद मैच्योर होने पर ब्याज मुद्दल का आपको पैसा मिले, इस प्रकार की स्कीम ही वो चला सकते हैं। सीधी चेकेबल डिपॉजिट नहीं बन सकती। चेक बुक बैंक वाले इशू कर सकते हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट और चेक ट्रांकेशन सिस्टम, तो वो पूरा काम कर सकता है। एनबीएफसी वाले नहीं कर सकते बिकॉज दे कैन गिव ओनली टाइम डिपॉजिट, तो सामने उसकी चेक बुक नहीं हो सकती। बैंकों के ऊपर 4% कैश रिजर्व रेशियो, 20.5% एसएलआर ये लगता है। एनबीएफसी पर ये नहीं लगता, बट जो एनबीएफसी डिपॉजिट लेती हैं, ये टाइम डिपॉजिट टाइप की, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, they have to maintain a portion of their deposit in statutory liquidity ratio SLR। अब प्रश्न होता है कि अगर सभी एनबीएफसी वाले जनता से डिपॉजिट के स्वरूप में पैसा लेने की मनाही है तो देन हाउ डू दे रन द बिजनेस। वो सीधा नहीं लेते, बट इन अदर फॉर्म दे विल टेक, कि कोई पेंशन कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड वाले, तो वो जनता से प्रीमियम के नाम पे, सब्सक्रिप्शन के नाम पे पैसा लेंगे, कहीं पर निवेश करेंगे और काम करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी माइक्रो फाइनेंस वाले वो किसी बैंक से उधारी में पैसा लेके आएंगे। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां वो विदेशों से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के नाम पे लेके आएंगी, या खुद से अपने शेयर बॉन्ड इशू करके नया कैपिटल मोबिलाइज करके आगे घुमाएंगी। लाइक दैट दे विल ऑपरेट द थिंग्स। इस पे से मैंने एक आसान एमसीक्यू बनाया, घर पे देख लेना। चलिए, बैंकों ने पैसा जमा कर लिया, एनबीएफसी ने पैसा जमा कर लिया, नाउ व्हाट दे विल डू विद दिस। बैंक वाले ये पैसा लैंडिंग टू पब्लिक एट लार्ज करेंगे। वो सीधा ये पैसा शेयर बाजार में नहीं लगा सकते, क्योंकि आरबीआई का ऐसा नियम है। ये बात सही है कि एसबीआई का खुद का म्यूचुअल फंड वगैरह होता है, बट दैट रजिस्ट्रेशन इज डन सेपरेटली। क्लाइंट से उसके दस्तखत से नया अकाउंट बनवाते हैं और फिर वो पैसा मोबिलाइज। ऐसा नहीं कि आपने करंट अकाउंट में पैसा डाला और बिना आपको पूछे म्यूचुअल फंड में कहीं बैंक ने डाल दिया, नॉट पॉसिबल। एनबीएफसी वाले वो तो कहते हैं, म्यूचुअल फंड वाले वो तो काम ही है कि आपका पैसा लिया, शेयर बाजार में डाला। इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन कंपनी, वो भी आपसे पैसा लेंगे, कहीं शेयर बॉन्ड डिबेंचर में निवेश करते हैं। लोन के ऊपर, ये जो लोन में पैसा घुमाएंगे तो ब्याज दर कितना होता है, बैंक वाले तय करते हैं यूजिंग आरबीआई प्रिस्क्राइब फॉर्मूला। हमने पढ़ लिया था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता। जैसे कि ये मन्नापुरम गोल्ड लोन, घर में पड़ा है सोना फिर काहे को रोना, आप अपना सोना गिरवे रख के वहाँ से पैसा उधारी में ले सकते हो, बट उस पर मन्नापुरम वाले कितना ब्याज मांगेंगे, इट डिपेंड्स। आप अपना वोटर आईडी और पूरी प्रोसेसिंग के साथ कराओगे तो 15% ब्याज मांगेंगे। आप ऐसा बोलो कि मैं अपना कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं देना चाहता, मुझे हाल के हाल 15 मिनट में लोन दो, तो भी वो तो दे देंगे, पर आपने जो सोना गिरवे रखा उसके सामने 25% इंटरेस्ट दे विल चार्ज। सिमिलरली बाकी जो लोग होते हैं म्यूचुअल फंड वाले, आपका पैसा लिया और किसी को शेयर में इन्वेस्ट किया तो परसेंटेज वाइज हम सीधा नहीं बोलते कि ब्याज में पैसा घुमाए। हाँ, बॉन्ड में दिया तो बोल सकते हैं।
किसी भी बैंक ने जनता से पैसा लिया था, किसी को उधारी में दिया और सामने वाला बोरोवर वापस नहीं कर रहा है, तो अंडर द सरफासी एक्ट बैंक वाले जाके उसकी संपत्तियां जब्त कर सकते हैं। सरफासी एक्ट है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वगैरह, वो सत्ता उनके पास है। एनबीएफसी में केवल हाउसिंग फाइनेंस में मदद करने वाली एनबीएफसी हाउसिंग लोन कंपनीज, उनको सरफासी की ये सत्ताएं हासिल है कि आप होम लोन का पैसा वापस नहीं करोगे तो आपकी घर जमीन वो जब्त कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड लोन कंपनियों के पास ऐसा पावर नहीं होता। वो क्या करेंगे, आपका कोई जब्त नहीं करे, आपका जो सोना आपने गिरवे रखा था वही नीलाम कर देंगे। अगर किसी म्यूचुअल फंड वाले ने किसी शेयर बॉन्ड में निवेश किया था और वो कंपनी अब खड्डे में चली गई, तो फिर जब उसका लिक्विडेशन होगा तो बॉन्ड धारक को पहले पैसा मिलेगा, शेयर धारक को बाद में। लाइक दैट दे विल रिकवर द मनी। सो डायरेक्ट रिकवरी जैसे बैंक के होते वहां पर नहीं होती। अब ये एनबीएफसी कंपनियों का क्लासिफिकेशन कैसे करें? एक तरीका हो सकता है कि जो एनबीएफसी कंपनी है उसके ऊपर रेगुलेटर कौन है। आरबीआई है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, सेबी है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, पीएफआरडीए है, आईआरडीए है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स है। एक एक करके इन सभी के द्वारा रेगुलेट की जाने वाली बॉडी हम आज पढ़ेंगे जल्दी से। सबसे पहले आरबीआई के अंदर नियंत्रण में आने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां कौन कौन सी? एसेट फाइनेंस कंपनी नाम से ही सिद्ध है कि वो ट्रैक्टर, बुलडोजर, पंप सेट ऐसी फाइनेंशियली प्रोडक्टिव एसेट्स खरीदने के लिए आपको उधारी में पैसा देंगी। जैसे कि श्री इक्विपमेंट फाइनेंस, जिसको आगे चल के व्हाइट लेबल एटीएम बनाने का भी लाइसेंस मिला। वो क्या था, आगे डिजिटल पेमेंट के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी नाम से ही सीधे क्या करते होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन में पैसा देते होंगे। महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे रीजन में ऐसी एक इंफ्रा फाइनेंस कंपनी कार्यरत थी, आईडीएफसी, जिसने आगे चल के बैंक लाइसेंस के थर्ड राउंड में अप्लाई किया था। बिमल जालाल कमेटी ने उसको पसंद किया और उसे भी कमर्शियल बैंक के स्वरूप में काम करने का लाइसेंस मिला। तो एक पावर फाइनेंस का काम अलग, इंफ्रा फाइनेंस एंड बैंक का काम अलग। पावर मिनिस्ट्री ने खुद से ही एक सरकारी कंपनी बनाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड, आरईसी। ये क्या काम करते हैं? पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और अब दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, उसके अंतर्गत ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी वो राज्य सरकार की अलग अलग कंपनियों को, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को उधारी में पैसा देगी और उसकी मदद से वो गांव तक बिजली के तार खींचेंगे, सब स्टेशन लगाएंगे एंड सो फोर्थ। तो ये सब हुई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, आरबीआई का नियंत्रण रहता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये भी ऐसा ही करते हैं, बट फॉर लॉन्ग टर्म बिग प्रोजेक्ट्स दे विल प्रोवाइड मनी, हाईवे, पोर्ट डेवलपमेंट। देन इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो कहीं से उधारी में पैसा लाएंगे, शेयर बॉन्ड के अंदर निवेश करेंगे, जैसे मुथूट फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस है। देन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो भी काम तो इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसा ही करेगी बट एट अ लार्जर स्केल एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जैसे टाटा एंड बिरला कैपिटल है, एंड दे आर इवन टेकिंग टाइम डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। आरबीआई ने ऐसी अनुमति मिली है कि ये वाली समझ ली। उसके अलावा भी हैं लोन कंपनी, जैसे मुथूट गोल्ड लोन है, मन्नापुरम गोल्ड लोन है, जनता से सोना गिरवे रखा के वो लोन में पैसा देते हैं। आरबीआई विल सुपरवाइज। देन फैक्टर कंपनी, फैक्टर कंपनी क्या करती है? फैक्टरिंग का काम करती है। तो फैक्टरिंग क्या होता है? मान लीजिए मैं एक न्यूज़पेपर सप्लायर हूँ, आपको पूरा महीना मैं अखबार दे रहा हूँ, तो उसके पैसे आप मुझे कब दोगे? अगले महीने की 1 से 5 तारीख में। बट मान लीजिए मुझे आज के ही आज पैसे चाहिए, व्हाट आई विल डू, आपके नाम के मैं सभी इन्वॉइस जनरेट करूँ। मान लीजिए 100 रुपये का इन्वॉइस बनाया और ये फैक्टर कंपनी को मैं वो 90 रुपये में बेच दूँ, तो वो मुझे पैसा देगी, मैं अपना काम करूँगा, एंड देन महीने बाद जब आप लोग मुझे पैसा देंगे वो उनको मिल जाएगा। सो लाइक दैट 90 रुपये उन्होंने मुझे दिए और 100 रुपये खुद कमा गए, लाइक दैट दे आर मेकिंग इंटरेस्ट, राइट। सो दैट इज फैक्टरिंग बिजनेस। जैसे एचएसबीसी बैंक भी है बट ऐसा भी अलग से करने का उन्होंने लाइसेंस लिया है। देन चीट फंड, वो क्या करेंगे? पार्टिसिपेंट से पैसा लेंगे और उन्हीं में से किसी एक पार्टिसिपेंट को देंगे। पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे इन द फाइनेंस लेक्चर, बट अभी के लिए याद रखो कि चीट फंड के ऊपर रेगुलेशन किसका? नीचे राज्यों के रजिस्ट्रार ऑफ चीट फंड्स प्लस आरबीआई इटसेल्फ। देन माइक्रो फाइनेंस, उसके ऊपर आरबीआई इटसेल्फ प्लस डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और उसके अलावा सभी रेसिड्यूअरी एनबीएफसी कंपनियों के ऊपर भी आरबीआई का नियंत्रण रहेगा। समझते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 शेड्यूल है कि कुछ ऐसे विषय जिस पे पार्लियामेंट कानून बनाए, कुछ ऐसे विषय है जिस पे राज्य की विधानसभा, और कुछ कंकरेंट जिसमें दोनों बना सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए भविष्य में कोई नई चीज़ आए जो कि संविधान में लिखी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल टाइम ट्रैवल मशीन ईजाद हो जाए, तो उसके ऊपर देखरेख का कानून कौन बनाएगा? ऑल सच रेसिड्यूअल थिंग्स वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की सत्ता है। सिमिलरली
अभी के लिए तो ये सारी एनबीएफसी है। अब जैसे कि इंश्योरेंस तो आईआरडीए वाले देखेंगे, म्यूचुअल फंड सेबी देखेगा, ये सारी चीज़ें आरबीआई देखती है। बट भविष्य में कोई नई चीज़ पैदा हो जाए, कोई नई टाइप की एनबीएफसी आ जाए, उसके ऊपर कौन नियंत्रण करेगा? दैट विल बी रेसिड्यूअरी, तो वो आरबीआई करेगा। और ऐसा हुआ है। ऐसी एक लेटेस्ट कैटेगरी अब बन रही है, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स। ये क्या करते हैं समझते हैं। मित्रों, आजकल ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रांजेक्शन का ज़माना है। आप ऑनलाइन बैंक बैलेंस ट्रांजेक्शन कर सकते हो, हाँ, बट बैकएंड में जो बैंक है उसकी वेबसाइट और नियंत्रण किसका? आरबीआई का बैंक के ऊपर। अब म्यूचुअल फंड वो भी ऑनलाइन सारी चीज़ें कर सकते हो, बट बैकएंड में सेबी देखती होगी। एनपीएस, उसमें आप निवेश और ये वो कर सकते हो, बैकएंड में क्या होता है? पीएफआरडीए। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, एलआईसी की साइट पे जाके प्रीमियम भरते हो, आईआरडीए बैकएंड में देखरेख करता है। ऑल दीज आर योर मल्टीपल अकाउंट्स की बैंक का अकाउंट है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन अकाउंट। बट मान लीजिए कोई एक ऐसी वेबसाइट हो जिसकी मदद से ये बाकी सारी वेबसाइट आप एक्सेस कर पाओ। अमेरिका में ऐसा एक mint.com नाम की वेबसाइट, जहाँ पर आपने एक बार लॉगिन किया और सारे अकाउंट टाइप कर लिए तो आपका बैंक का खाता, म्यूचुअल फंड, पेंशन, इंश्योरेंस, वो सारी माहिती वहाँ पर आ जाएगी और आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। सो दैट इज अकाउंट एग्रीगेटर, बाकी की चीज़ें आपको दिखाता है। इसका 2 फायदे हैं, आपको सारी चीज़ें एक ही डैशबोर्ड पर मिल जाएंगी, क्लाइंट को दिखने को मिलता है, और मैं उसकी प्रिंट आउट निकाल के बैंक को भी दिखा सकता हूँ, देखो मेरा टोटल नेटवर्थ इतना है तो मुझे इस हिसाब से लोन चाहिए, XYZ थिंग। सो दैट इज एनबीएफसी की नई कैटेगरी, अकाउंट एग्रीगेटर्स, एए। इसके ऊपर रेगुलेशन कौन करेगा? बिकॉज इट इज़ रेसिडुअल, तो कौन? बाय डिफॉल्ट आरबीआई, और उसने इसकी गाइडलाइंस वगैरह अब चल रहा है कि मिनिमम 2 करोड़ कैपिटल चाहिए एंड देन दे हैव टू रजिस्टर एंड सो फॉर्थ। ऐसी एक और चीज़ है, P2P लैंडिंग एंड फिनटेक कंपनीज। मुझे सेकंड हैंड में कोई सामान बेचना है और आपको खरीदना है, हम आपस में मिल सकते हैं ऑनलाइन। कहाँ पर? क्विकर ऑनलाइन, ये क्विकर है, OLX है, राइट। सिमिलरली मेरे पास देने के लिए पैसा है और आपको उधारी में पैसा चाहिए। एक तो तरीका हो सकता है मैं अपना पैसा बैंक में दूँ और वहाँ से घूम को आपको आए, या फिर कि हम सीधा ही आपस में ऑनलाइन मिल के ट्रांजेक्शन कर लें, मेरा पैसा मैं आपको दे दूँ। तो ऐसी पीयर टू पीयर लैंडिंग कराने वाली कंपनियाँ जैसे फेयरसेंट है, आइलैंड है वगैरह। सो ये भी नई चीज़ आई, तो रेसिडुअल मैटर हो गया, इसके ऊपर आरबीआई का नियंत्रण होगा। इसकी गाइडलाइन आने वाली थी बट डीमोनेटाइजेशन के चलते वो थोड़ा काम डिले हो गया एंड सो फॉर। अब बॉल बाय बॉल कमेंट्री में जाने का कोई मतलब नहीं, उतना डिटेल में आरबीआई यूपीएससी पूछती नहीं, बेसिक आइडिया आपको पता चल गया, देन इट इज़ ईजी टू गो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो दोस्तों, इस तरह से एनबीएफसी कंपनियाँ और वहाँ पर आरबीआई द्वारा रेगुलेट होने वाली एनबीएफसी कंपनियाँ हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं सेबी किसको रेगुलेट करता है। सबसे पहले तो शेयर ब्रोकर और म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने सेबी में रजिस्टर कराना पड़ेगा। काम क्या करते हैं ये लोग? क्लाइंट का पैसा लेके शेयर बाजार में निवेश करते हैं और बीच में उनका कमीशन रहता है। देन अमेरिका में जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और यूके के अंदर जिसको मर्चेंट बैंक बोलते हैं, ऐसी एंटिटी भारत में काम करती हैं, उनको भी सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है। ये इन्वेस्टमेंट बैंक, मर्चेंट बैंक काम क्या करते हैं? बड़ी कंपनियों के मर्जर, एक्विजिशन, मुकेश अंबानी जैसे एकदम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उनका वेल्थ मैनेजमेंट, ऐसे लोग फिर अपने शेयर इशू कराना चाहते हैं तो पूरी आईपीओ प्रोसेस करवाना, टेक्निकल कंप्लायंस, राइट, उसका लिस्टिंग, जनता से पैसा लिया, शेयर अलॉट किए, और जो शेयर नहीं बिके वो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर खुद खरीद लेगा और उद्योगपति को पैसा मिल जाएगा, और ये सारा काम करने के लिए वो कमीशन बीच में लेंगे। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग, तो उसकी भी ये काम करते हैं। सो ऐसे ये इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसे कोटक महिंद्रा, सिटी ग्रुप, मर्चेंट बैंकर, डीएसपी, मेरिट लिंक, मॉर्गन स्टैनली एक्सेट्रा, इन सबको भी उसके ऊपर देख रेख किसका? सेबी का। सिमिलरली वेंचर कैपिटल फंड, ज़्यादातर ये लोग अपना पैसा स्टार्टअप कंपनियों को इक्विटी फाइनेंस के स्वरूप में देते हैं, मतलब कि मुनाफे में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सीट अलॉट करनी पड़ेगी एंड सो फॉर्थ। तो इस प्रकार से खेल खेलने वाले ये वेंचर कैपिटल फंड, उसके ऊपर भी सेबी का देखरेख होता है, जैसे ये IFCI है, IDGI वगैरह। ओके, सो आरबीआई कंट्रोल देख लिया, सेबी कंट्रोल देख लिया। इसके अलावा एक था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, जो कि कमोडिटी मार्केट के अंदर जो भी एक्सचेंज है, खिलाड़ी हैं, उसका ऊपर नियंत्रण करता था। बट आगे चल के एक NACL स्कैम के बाद उस FMC को सेबी के साथ मर्ज कर दिया गया, तो वो सारे काम अब सेबी देखती है, बट बेसिकली सिमिलर लाइक शेयर मार्केट। उसके अलावा वाले कौन कौन से NBFC है? इंश्योरेंस कंपनियां जनता से पैसा लेती हैं, कहीं पर निवेश करती हैं, एंड दे प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट द इवेंचुअलिटीज ऑफ डेथ एंड डैमेज। ऐसी इंश्योरेंस कंपनी और उसके ऊपर रेगुलेटर कौन? IRDA। अब ये पूरा मुद्दा डिटेल में पढ़ेंगे अंडर द इंश्योरेंस लेक्चर। उसी प्रकार सभी पेंशन फंड वाली कंपनी, आपसे पैसा लिया, कहीं निवेश किया, और आपकी जब उम्र हो जाएगी देन यू विल गेट द पेंशन। तो EPFO के सिवाय जितने भी दूसरे पेंशन फंड हैं, उन सबके ऊपर देख रेख कौन करता है? PFRDA वाले।
देन हाउसिंग फाइनेंस में पैसा देने वाली कंपनियां जैसे DHFL, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस वगैरह, मैंने आपको बताया इनके पास सरफाइसी पावर होते हैं, मतलब आपने पैसा नहीं चुकाया तो आपकी मिल्कत वो जब्त कर सकते हैं। तो ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ऊपर रेगुलेशन कौन करता है? नेशनल हाउसिंग बैंक, एक प्रकार का वो आईफाई है, और बैकएंड में उसका 100% मालिक कौन है? RBI। ओके, तो दोस्तों NBFC को क्लासीफाई करने का ये तरीका RBI, NHB, SEBI बराबर IRDA, PFRDA, लास्ट बचा डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, वो किसको रेगुलेट करता है? निधि कंपनियां। बेसिकली कुछ लोग आपस में मिलके एक म्यूचुअल बेनिफिट क्लब बनाए और वो आपस में पैसा देंगे और किसी मेंबर को ही वो पैसा उधारी में दिया जाए, दैट इज निधि कंपनी, जैसे साउथ मद्रास बेनिफिट फंड लिमिटेड एंड सो फॉर्थ। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स वाले उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। एंड लास्टली माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, नाम से ही सीधे माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या? छोटा फाइनेंस देते हैं, 50,000 रुपये तक की लोन देते हैं, कोई भी चीज़ आपको गिरवे रखवाए बिना लोन देते हैं, एकदम फ्लेक्सिबल EMI भी उपलब्ध होता है, 10 रुपये देना हर हफ्ते या सो फॉर्थ। लेकिन क्योंकि माइक्रो फाइनेंस वाले दे आर NBFC, तो खुद से वो जनता से डिपॉजिट ले नहीं सकते बैंकों की तरह, सो दे हैव टू रिलाई टू बैंक्स। तो बैंक से वो उधारी में पैसा लेके आएगा और आपको उधारी में देगा, तो बीच में उसका कमीशन होगा। सो यूजुअली दोज लोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, 25%, 26% इंटरेस्ट। एज सच डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, वहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन होता है, बट अदर देन दैट RBI वाले भी इसको रेगुलेट करते हैं रिगार्डिंग देयर लैंडिंग एंड इंटरेस्ट एक्टिविटी, कि फिर वो अपने गुंडे बेच के किसी को परेशान करे, वो सब नहीं होना चाहिए, ऐसा RBI का देखरेख रहता है। माइक्रो फाइनेंस के अंदर याद रखने लायक उदाहरण कौन से हैं? वेस्ट बंगाल रीजन में एक एक्टिव थी एंटिटी बंधन माइक्रो फाइनेंस, जिसने आगे चल के कमर्शियल बैंक लाइसेंस के 3rd राउंड में अप्लाई किया था, बिमल जालन ने पसंद किया और उनको बंधन कमर्शियल बैंक बनाने का लाइसेंस मिल गया। देन देयर वाज वन दिशा माइक्रो फाइनेंस, अहमदाबाद में एक्टिव था, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई किया था, उषा थोरत कमेटी ने पसंद किया और उनको वो लाइसेंस मिल गया। इसके अलावा भी SKS, कैशपुर, उज्जीवन वगैरह वगैरह। तो मित्रों NBFC को क्लासीफाई करने का एक तरीका था कि उसका रेगुलेटर कौन है, उस हिसाब से आप करो। दूसरा एक तरीका ये है, बहुत आसान, कि क्या वो डिपॉजिट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर ले सकते हैं देन NBFC-D, डिपॉजिट टेकिंग NBFC, उनके ऊपर SLR लगता है। हाँ, महिंद्रा फाइनेंस, मुथूट कैपिटल, ऐसे हैं, कुल मिला के 200 एंटिटी ऐसी है। उसके विपरीत क्या होगा? जो डिपॉजिट नहीं ले सकती ऐसी एंटिटी, तो NBFC-D, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, 11,000 से ज़्यादा भारत में हैं। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी NBFC जो जनता से डिपॉजिट तो नहीं लेती, परंतु 500 करोड़ से अधिक उसकी एसेट है, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज NBFC- नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टेमेटिकली इम्पोर्टेंट, और उसके ऊपर RBI और दूसरी संस्थाओं के नियम जरा ज़्यादा कड़क होते हैं, क्योंकि इतने सारे उसके, तो वो अगर कोई गड़बड़ करे तो पूरी सिस्टम डिस्टेबिलाइज हो जाए, इसलिए उन पर ज़्यादा निगरानी रहती है। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में बैंक खत्म, आईफाई प्राइमरी डीलर्स, NBFC खत्म। रेगुलेशन के हिसाब से सभी कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर RBI देखरेख रखता है, सभी आईफाई के ऊपर वो रेगुलेटर है, प्राइमरी डीलर्स के ऊपर वो रेगुलेटर है। बट इन केस ऑफ NBFC, वो कुछ सिलेक्टेड NBFC के ऊपर ही रेगुलेटर है, बाकी SEBI, IRDA इनका भी दखल बनता है। नाउ वन ऑफ द NBFC इज मुद्रा बैंक, वो अब पढ़ते हैं। इसके ऊपर रेगुलेटर कौन है? RBI है, और ये जनता से डिपॉजिट नहीं ले सकती, इसलिए हम उसको बैंक की श्रेणी में नहीं रख सकते, इस तरफ रखना पड़ेगा, राइट साइड में। भारत में मुद्रा बैंक क्यों चाहिए? वैसे सिडबी तो है ही उद्योगों की मदद करने के लिए, बट फिर मोदी जी को लगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट जरा आलसी हो गए हैं, तो उनको धंधे पे लगा के रखते हैं। सो न्यू करंट अफेयर्स, भारत के अंदर करीब 5.5 करोड़ से ज़्यादा माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं। भारत के कुल उत्पाद और उसमें से एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों में 40% उनका कंट्रीब्यूशन है। मोर देन 60% ऑफ देम आर ओन्ड बाय बैकवर्ड क्लासेस। तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूसिव ग्रोथ दोनों के अंदर इनका तो काफ़ी महत्व है। लेकिन इनको अपना बिजनेस चलाने के लिए स्टार्टअप कैपिटल, वर्किंग कैपिटल 50,000 से लेकर 10 लाख तक की मामूली लोन की आवश्यकता होती है। बट यू विल फाइंड कि ये 5.5 करोड़ यूनिट में से हार्डली 4% ऑफ देम आर गेटिंग लोन्स फ्रॉम फॉर्मल बैंक्स एंड NBFC। तो इनको अगर थोड़ी ये लोन मिल जाए तो अपना काम वो बढ़िया तरीके से कर सके, ऐसा सोचा गया। एज सच बंधन, उज्जीवन जैसी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को उधारी में पैसा तो ला के देती थी, ऐसे छोटे छोटे लोन,
पर वो लोग खुद से डिपॉजिट मोबिलाइज नहीं कर सकते, तो बंधन उज्जीवन भी बैकएंड में किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जैसे ये मुथूट गोल्ड लोन वगैरह वहाँ से पैसा उठाएंगे, लेटर से 14% ब्याज पे उठाए, फिर उनका खुद का कमीशन और नीचे घुमाएंगे तो 24%। तो स्वाभाविक है अब ये लघु उद्योग वाला इतने महंगे ब्याज में तो कैसे लेगा। सो देयरफॉर एक्सपांशन वॉज डिफिकल्ट। इसलिए 2015 के बजट में जेटली लेके आए कि एक मुद्रा बैंक बनाएंगे जो कि ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करे, रीफाइनेंस करे, ताकि नीचे लघु उद्योगों को सस्ते ब्याज पे लोन मिल सके। यहाँ तक बात हुई, लेकिन फिर आप पाएंगे जनवरी 2016 में सरकार ने खुद से बोल दिया कि मुद्रा विल नॉट रेगुलेट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इन अदर वर्ड कौन रेगुलेट करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स प्लस आरबीआई। क्योंकि उस समय रघुराम राजन ने उसका विरोध किया था कि ये माइक्रो फाइनेंस के अंदर बहुत धांधलियाँ चल रही हैं, किसी नई संस्था को हाथ में नहीं दे सकते, और वैसे भी हम रेगुलेटर है तो हमारा डर है, किसी और को दे दिया तो फिर डर खत्म तो इज्जत खत्म। ये मुद्रा बैंक किसी को क्या रेगुलेट करेगी, उसे तो हम रेगुलेट करेंगे, ऐसा रघुराम राजन का सोच था। देन व्हाट इज मुद्रा? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। फुल फॉर्म याद रखना है, कई बार एक बार पूछ लिया नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका भी याद रखना। ओरिजिन, ये मुद्रा बैंक मतलब लघु उद्योगों के लिए विश्व में बनी पहली बैंक है? जवाब है ना, क्योंकि इससे पहले ही बांग्लादेश के अंदर एक पल्ली कर्मा सहायक फाउंडेशन वो ऐसा ही काम करता था। खैर, तो उससे इंस्पायर होके या ऐसे ही अपने दिमाग में आया तो 2015 बजट में ये बना दिया। स्ट्रक्चर क्या है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, भारतीय महिला बैंक की तरह दिल्ली में नहीं है, सो आई थिंक इट विल नॉट कोलैप्स। ये कोई बैंक नहीं है, इसने आरबीआई में रजिस्ट्रेशन कराया है एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी -ND, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है, इसलिए एनबीएफसी में रखते हैं। इसका मालिक कौन है? सिडबी ने, जो कि एक आईफाई है, वो सिडबी ने 750 करोड़ रुपए अपनी जेब से निकाल के इस मुद्रा बैंक की स्थापना की है, मतलब 100% सब्सिडियरी ऑफ सिडबी। सरकार की ये भी इच्छा थी कि अलग कानून से ये मुद्रा बैंक बनाया जाए, बट दैट लॉ इज स्टिल पेंडिंग, अदरवाइज इट कुड हैव बिकम वन टाइप ऑफ आईफाई, बट अभी के लिए तो एनबीएफसी ही है। 750 करोड़ सिडबी ने दे दिए। इसके अलावा आपको पता होगा जो बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नियम नहीं मानते उसको शॉर्टफॉल का पैसा देना पड़ता है, तो आरबीआई ने वहां से 20,000 करोड़ मोबिलाइज करा के मुद्रा रीफाइनेंस फंड में डलवा दिए। तो मतलब 20,000 करोड़ प्लस 750 करोड़, इतना सारा माल मुद्रा बैंक के पास है। अब ये सारे पैसों की मदद से मुद्रा बैंक काम क्या करेगी? माइक्रो एंटरप्राइजेस को उसके विकास के लिए उनको फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग की तालीम वगैरह देगी। सीधे सीधे वो किसी यूनिट को लोन में पैसा नहीं देगी। मुद्रा बैंक वाले अपना पैसा किसी कमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव, माइक्रो फाइनेंस या ऐसे ट्रस्ट, उसको पैसा देगी और फिर इनडायरेक्टली वो पैसा जाएगा। सो डायरेक्ट लैंडिंग नहीं, इनडायरेक्ट लैंडिंग है। ये मुद्रा बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू करता है। योजना है तो उसके लाभार्थी कौन है? द बेनिफिशियरीज आर माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन है? अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं और आपने अपनी प्लांट मशीनरी के अंदर 25 लाख रुपए तक का निवेश किया, देन यू आर अ माइक्रो यूनिट। सिमिलरली इन सर्विस 10 लाख रुपए तक का निवेश। तो ऐसे यूनिट्स, उनको लोन में पैसा चाहिए, तो अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वो जाके शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सरकारी भी और प्राइवेट बैंक भी, रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव्स, स्टेट कोऑपरेटिव्स, माइक्रो फाइनेंस वाले, ट्रस्ट वाले, वहाँ पर जाके आप फॉर्म भरिएगा और आपको लोन में पैसा मिलेगा। अब ये योजना के अंतर्गत मान लीजिए किसी माइक्रो यूनिट और वो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में चल रहा है, उस व्यक्ति ने, उसके पास जनधन अकाउंट है और वहीं से 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट लिया, तो भी बैकएंड में पैसा यहाँ से मोबिलाइज हो जाएगा। अदरवाइज शिशु लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू वांट लोन अप टू 50,000 रुपीज़। 50,000 से ज़्यादा 5 लाख तक की चाहिए तो उसको बोलेंगे किशोर लोन, और उससे 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख की चाहिए तो उसको बोलेंगे तरुण लोन। तो 10 लाख इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी, उतना लोन में पैसा मिल सकता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की तरुण लोन ले ली, तो ऐसा नहीं कि ब्रांच मैनेजर सूटकेस में भर के आपको दे देगा। नो, दे विल ओपन एन अकाउंट और डिपॉजिट मनी देयर, और फिर आपको मुद्रा डेबिट कार्ड मिलेगा जिसकी मदद से आप ब्रांच से या एटीएम कार्ड से वो पैसा वापस निकाल सकते हो। किसानों को जो कृषि ऋण दिया जाता है, एग्रीकल्चर लोन, वहाँ पर तो नियम है कि 7% में ही देना पड़ेगा, और वहाँ पर भी 3% इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार पैसा देती है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लोन का ब्याज दर क्या होगा वो तो देने वाला कमर्शियल बैंक, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी वो तय करेगा कि उसको कितने में परवड़ेगा, वो ब्याज पे वो नीचे माइक्रो यूनिट को लोन में पैसा देगा,
बट वो ब्याज दर रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल क्या होगा वो कौन तय करेगा? आरबीआई। मैंने शुरुआत में आपको जो बताया, आरबीआई ने बोला कि मुद्रा बैंक किसी को क्या रेगुलेट करेगी, उसे तो हम रेगुलेट करेंगे। सो आरबीआई हैज़ मेड द रूल्स। जब मुद्रा बैंक वाले किसी एनबीएफसी कंपनी को नीचे पैसा दे तो 10% से सस्ते ब्याज में नहीं दे सकते। मान लीजिए ऐसा करके श्रीराम ट्रांसपोर्ट वाले पैसा मुद्रा बैंक से लेके आए, अब ये पैसा वो नीचे लोन में घुमाना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन वो कितना रख सकते हैं वो भी आरबीआई ने तय किया है कि मैक्सिमम स्प्रेड यू कैन कीप 10%। अब अगर ऐसा मुद्रा बैंक योजना का पैसा श्रीराम ट्रांसपोर्ट वाला लेके आया है तो वो नीचे बुलडोजर खरीदने के लिए किसी माइक्रो यूनिट को पैसा देगा लोन में, तो ब्याज कितना चार्ज करेगा? 20%। देयरफॉर दिस एंटायर गेम इज बिकमिंग वेरी अनएट्रैक्टिव बोथ फॉर द एनबीएफसी एंड एज वेल एज द बोरोवर। क्योंकि माइक्रो यूनिट वाला सोचेगा लाख रुपए की चीज़ मुझे 1,20,000, इतना सारा ब्याज मुद्दल का पैसा मैं कहाँ से मोबिलाइज करूँगा, राइट? सो दिस स्प्रेड्स डिसाइडेड बाय आरबीआई, उसके चलते ये मुद्रा योजना उसमें एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस वाले ज़्यादा अप्रोच कर नहीं रहे हैं मुद्रा बैंक को। बैंक वालों के ऊपर स्प्रेड और ये मिनिमम लैंडिंग रेट वगैरह थोड़ा सरल है, लेकिन क्योंकि बैंकों में ट्विन बैलेंस शीट की समस्या है, देयरफॉर दे आर वेरी ओवर कॉशियस इन लैंडिंग टू माइक्रो यूनिट्स। अब आप जरा सोचिए कि अगर ये वित्त मंत्रालय वाले आरबीआई के रेगुलेटरी पावर्स मुद्रा बैंक को दिलवाने की गुस्ताखी नहीं करते तो शायद इतने कड़क मुद्रा बैंक के ऊपर नियम आरबीआई नहीं बनाती। क्या ऐसा हो सकता है? सोचने का विषय है। इसी प्रकार ये बैंक एम्प्लॉय यूनियन वाले नोटबंदी के बाद बोल रहे थे कि उर्जित पटेल इस्तीफा दो, और आगे चल के वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क, उसमें नियम टाइट किए गए और बहुत सारी बैंकों को नोटिस भी दिया गया है। दे मे नॉट बी रिलेटेड डायरेक्टली, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि आग पानी और आरबीआई से मत खेलना। एज दे से इन गुजराती, सत्ता अगर शानपण नकाम हो तो आरबीआई के सामने होशियारी नहीं माननी चाहिए। किसी के पास भी सत्ता, उसके सामने होशियारी नहीं माननी चाहिए। एनीवेज, क्रिटिसिज्म, ये मुद्रा योजना इट इज़ लीडिंग टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। पहले से ही एक्जिम, सिडबी, ये जो आईफाई हैं, दोज एंटिटीज आर हेल्पिंग माइक्रो यूनिट्स, राइट? तो फिर ये नया बनाने की क्या ज़रूरत थी? बेटर कि सिडबी को ही रिफॉर्म करके उसको ही सारा पैसा आप दे देते। और आरबीआई ने अलग से स्मॉल फाइनेंस बैंक तो बनाई है जिसके ऊपर ऐसे टाइट 75% पीएसएल के नियम तो हैं ही, तो फिर ये नई चीज़ करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग अपनी नई शेल फर्म बना के नकली प्रोजेक्ट दिखा के पैसा यहाँ से लेके आए, चट कर जाए, तो एनपीए की समस्या भी बढ़ सकती है। खैर, सरकार को तो लगता है कि नहीं, ये तो सक्सेस होने वाला है। इसलिए बजट 2017 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसमें टारगेट पहले से 2 गुना कर दिया। अराउंड 2.44 लाख करोड़ रुपीज वी विल गिव टू दिस माइक्रो यूनिट्स अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब जरा अलॉटमेंट देख लेते हैं। आप पाएंगे बजट डॉक्यूमेंट्स में कि ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। और यही वाला डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री जनधन योजना भी देखता है, अटल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ये सब भी यही लागू करता है। तो एमसीक्यू के लिए याद रखना, इन सभी स्कीम के सेलिएंट फीचर वी विल स्टडी इन द फ्यूचर लेक्चर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। एनीवेज, कमिंग बैक, यहाँ टारगेट क्या रखा गया है? 2.44 लाख करोड़ रुपीज माइक्रो यूनिट्स को दिलवाएंगे, लेकिन नीचे आप अलॉटमेंट देखिए करीब 1,000 करोड़ का ही है। तो ये कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है कि 2.5 लाख करोड़ देंगे तो सरकार अपनी जेब से नीचे नहीं देगी, मुद्रा विल अरेंज इट वाया रीफाइनेंस एंड सिक्योरिटाइजेशन। समझते हैं, मुद्रा की स्थापना हुई उस वक्त उसके पास कितने पैसे थे? 750 करोड़ सिडबी का कैपिटल था, और आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल से 20,000 करोड़ मोबिलाइज करवाए थे। तो ये सारा पैसा वो तो मुद्रा बैंक वाले मान लीजिए सीधा ही एसबीआई या किसी बैंक को देते हैं, और मान लीजिए वहाँ से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2 माइक्रो यूनिट को एसबीआई ने लोन दे दिया, और उसके बाद पैसा खत्म हो गया। और फिर ये तीसरा ग्रीन कलर वाला माइक्रो यूनिट वो भी अर्जी डालता है, मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन चाहिए। देन व्हाट विल यू डू? उस केस में एसबीआई वाले ये जो पहले जो 2 लोगों को लोन दे चुके हैं उसके लोन पेपर्स वो मुद्रा को देंगे। मुद्रा बैंक उस लोन पेपर्स के सामने नया डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, सम टाइप ऑफ बॉन्ड। बोला जाएगा कि आपको इतने रुपए का बॉन्ड है और उसके ऊपर इतना ब्याज और इतने समय के बाद पैसा मुद्दल का वापस आएगा। निवेशक वो बॉन्ड खरीदेंगे और वहाँ से पैसा जो आया वो वापस एसबीआई को दिया जाएगा।
तो मतलब क्या है, पहले फाइनेंस दिया था और उसकी मदद से नया फाइनेंस जनरेट किया गया, दैट इज रीफाइनेंस सिस्टम। और बस वो पैसा है वो तीसरे यूनिट को दिया जाएगा, एंड लाइक दैट दिस गेम विल गो ऑन। मतलब सरकार अपनी जेब से कोई 2.5 लाख करोड़ जितना नहीं देगी, ये तो इस प्रकार से किया जाएगा। एक प्रश्न होता है, अगर ये शुरुआत के जो 2 माइक्रो यूनिट थे जिनको लोन दिया गया और जिसकी मदद से ये बॉन्ड जनरेट किए गए, व्हाट इफ दोज 2 कोलैप्स, व्हाट इफ दे टर्न इनटू एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उस केस में तो पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए बैकअप के स्वरूप में एक फंड बनाया गया है, मुद्रा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो यूनिट्स, जिसके अंतर्गत 3,000 करोड़ रुपए की मदद से सिडबी के अंदर एक सेपरेट कंपनी बनाएगी जिसका नाम है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कॉर्पोरेशन, और वहाँ वो पैसा रहेगा। तो अगर ये माइक्रो यूनिट कोई फॉल्ट कर गया, एनपीए हो गया, तो भी ये सिस्टम कोलैप्स ना हो इसलिए वहाँ से पैसा चला जाएगा, और वहाँ पर अलॉटमेंट उस स्वरूप में पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का क्लासिफिकेशन अप टू एनबीएफसी और उसका कंपोनेंट मुद्रा बैंक वहाँ तक देख लिया। एक और चीज़ है इस्लामिक बैंक। फरवरी 2017 का न्यूज़ रिपोर्ट है, वहाँ पर आरबीआई ने बोला कि हमने जो इस्लामिक बैंक के बाबत सरकार को रिपोर्ट में कुछ लिख के दिया था, वो सारी चीज़ें हम आरटीआई में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सो व्हाट इज़ दिस एंटायर इशू, समझते हैं। इस्लामिक बैंक होता क्या है? इस्लाम में, शरिया में लिखा गया है कि मुस्लिम वो किसी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, गैम्बलिंग वहाँ पर पैसा नहीं लगा सकता, अल्कोहल एंड पॉट रिलेटेड बिजनेस वहाँ पर भी पैसा नहीं लगा सकता, उसने किसी से ब्याज लेना नहीं चाहिए, किसी को ब्याज देना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से तो मतलब वो बैंकिंग उन्होंने खाता खोलना नहीं चाहिए। बट इस्लाम के एक्सपर्ट इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो वहाँ किताबों में लिखा गया है, तो बोला गया यूजरी इज प्रोहिबिटेड। दिस यूजरी मतलब एकदम हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करना, 25%, 36%, ये मनी लेंडर और बदमाश लोग जो करते हैं। एक मुसलमान ने ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, वहाँ से पैसा लेना भी नहीं, पैसा देना भी नहीं। सो दैट यूजरी इज प्रोहिबिटेड। अदरवाइज जो जनरल सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, बैंकिंग ऑपरेशन है, वहाँ पर जाने की तो इस्लाम में कोई मनाही नहीं है। इवन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर भी इस प्रकार से बैंकिंग तो होती है। खैर फिर भी कुछ लोग चुस्ती से मानते हैं नियमों को। सऊदी अरेबिया में, ईरान में, वहाँ पर ये इस्लामिक बैंक नाम की संस्थाएं बनती हैं। बैंक का काम क्या होता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, उसके बीच उसका प्रॉफिट मार्जिन, एंड देन लैंडिंग ऑपरेशंस। अब इस्लाम में तो बोला गया है कि भाई सीधा ब्याज नहीं ले सकते, नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे? एक तो काम ऐसे हो सकता है कि आप जनता से डिपॉजिट लो बट इस्लामिक बैंक आपको ब्याज दे ही नहीं, बट दैट इज़ नॉट उसे तो इकोनॉमिक ग्रो कैसे होगी? तो उसके अलग अलग सिस्टम बनाए जाते हैं, जैसे इजारा सिस्टम, अर्थात क्लाइंट जो पैसा डिपॉजिट में दे रहा है उसकी मदद से बैंक कोई बिल्डिंग, प्रॉपर्टी खरीदेगा, उसको भाड़े पे चढ़ा देगा, और भाड़े की जो रकम आई वो फिर बैकएंड में जिसका जितना कंट्रीब्यूशन था उस हिसाब से उसको मिल जाएगा। मतलब सीधा ब्याज नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली यू विल अर्न द मनी। अगर कोई क्लाइंट यहाँ पर लोन लेने के लिए जाए तो एक सिस्टम है मुरबहा। मान लीजिए किसी मुस्लिम व्यक्ति को होम लोन चाहिए, मकान खरीदना है, तो वो इस्लामिक बैंक को दिखाएगा कि 10 लाख रुपए की मकान मुझे चाहिए। इस्लामिक बैंक वो खुद से 10 लाख में खरीदेगा और फिर उसके पेपर्स 11 लाख रुपए में मान लीजिए वो क्लाइंट को दे देता है, मतलब मार्क्ड अप प्राइस पे दे देगा, और फिर बोलेगा कि आप पैसे 11 लाख रुपए टुकड़े टुकड़े में हफ्तों में देना। मतलब सीधे सीधा होम लोन का ब्याज दे रहा हूँ उस हिसाब से ट्रांजेक्शन नहीं होगा, बट रादर एज अ मार्क्ड अप प्राइस एंड देन इंस्टॉलमेंट, इस प्रकार से करेंगे। सो लाइक दैट ये मतलब धर्म का पालन होगा। देन जॉइंट इन्वेस्टमेंट, मुशारका सिस्टम, मतलब क्लाइंट को बिजनेस लोन चाहिए तो वो सामने इस्लामिक बैंक वाले उसको कुछ पैसा देंगे, बट ब्याज के स्वरूप में, लोन के स्वरूप में नहीं, एज वन टाइप ऑफ इक्विटी या पार्टनरशिप टाइप की डील। मतलब वो क्लाइंट को जब मुनाफा होगा उसमें से वो हिस्सा देगा, और बैकएंड में किसी क्लाइंट डिपॉजिटर ने वो दिया था तो उसको पैसा जाएगा। सो इन अ वे यू कैन विजुलाइज कि भाई ये इस्लामिक बैंक वो पैसा लेके कहीं पर इन्वेस्ट करेगी, but rather something like a venture capital fund, something like a mutual fund, something like a non-banking financial company। जो डिपॉजिट एंड लैंडिंग एक्टिविटी फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज हमने पढ़ा, उस प्रकार की तो ये बैंक दिखती नहीं। भारत में ये चीज़ लागू करनी चाहिए। साल 2008 में रघुराम राजन कमेटी ने बोला, उसने सीधा इस्लामिक बैंक ऐसा शब्द नहीं प्रयोग किया, बट उसने बोला इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग भारत में लागू करनी चाहिए। सो इनडायरेक्टली ही वर रिफरिंग टू दिस कि मुस्लिम लोग इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाए, सारे लोग बैंकिंग नेटवर्क में जुड़े। केरला राज्य सरकार ने ऐसा प्रयत्न भी किया, अपन हाईकोर्ट में केस हो गया तो मैटर अभी चल रही है। साल 2014 में एसबीआई वालों ने अपना म्यूचुअल फंड
के यूनिट वहाँ पर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड नया लॉन्च किया, शरिया कंप्लायंट। मतलब वहाँ को मुस्लिम या जनरल लोग भी पैसा डाल सकते हैं, और वो सारा पैसा कहाँ पर जाएगा, इक्विटी फंड है, मतलब डेट में, उधारी में, ब्याज में घुमा रहे ऐसी तरह नहीं देंगे, बट रादर कंपनियों को निवेश के स्वरूप में दिया जाएगा, और वहाँ पर भी अल्कोहल एंड पोर्क रिलेटेड कंपनियों में वो निवेश नहीं करेंगे। सो लाइक दैट इट इज शरिया कंप्लायंट इक्विटी म्यूचुअल फंड। साल 2016 में वापस आरबीआई का एक स्टेटमेंट आया कि भारत के अंदर इस्लामिक बैंकिंग लागू तो करनी चाहिए, बट उसके लिए जो ट्रेंड मैन पावर एग्जीक्यूटिव चाहिए उसकी यहाँ पर कमी है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इश्यू, पूरे नियम कानून बनाने पड़ेंगे। सो इन अ ग्रेजुअल मैनर वी शुड एक्सप्लोर दिस थिंग। और मैंने जिस प्रकार से पढ़ा, मे बी इट विल बी एन एनबीएफसी कंपनी, ट्रेडिशनल बैंक की व्याख्या में तो ये फिट नहीं होंगे। अब सवाल ये होगा कि इस्लामिक बैंक को भारत में क्यों करना चाहिए, हम तो एक सेक्युलर कंट्री है, ये तो मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो जाएगा एंड सो फॉर्थ। मित्रों, प्योर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, पूरे विश्व में $2 ट्रिलियन का ये इस्लामिक बैंक नेटवर्क चल रहा है। मान लीजिए भारत के अंदर ऐसी कोई बैंक बनती है और वो लोग फिर बाहर विदेशों में भी अपनी शाखाएं खोलते हैं और वहाँ से मुसलमानों का पैसा थोड़ा मोबिलाइज करके $2 ट्रिलियन की जो पूरी गंगा बह रही है, थोड़ा भी अगर भारत में आ जाए तो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में, एनपीए से लड़ने के लिए कितनी सारी मदद हो सकती है, राइट। सेकेंडली, ईरान के अंदर इस्लामिक बैंक है, बट वहाँ पर लोकल मार्केट कंडीशन ऐसे नहीं कि बहुत सारा बढ़िया कोई ब्याज वो किसी को दे सके, मुनाफा किसी को दे सके, और वो लोग ईरानी जनता का पैसा विश्व बाजार में कोई वेस्टर्न कंट्रीज में भी डाल नहीं सकते। भले सैंक्शन लिफ्ट कर दिए गए, बट फाइनेंशियल ये वो करके कोई डालने नहीं देगा। तो वो भी सारे पैसे ईरानी लोगों के हम लोग भारत में लेके आए थ्रू इस्लामिक बैंकिंग, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस वगैरह में उसको लागू किया जाए। सो लाइक दैट इट कैन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। इसलिए धीरे धीरे ये करने का आरबीआई सोच रही है। एनीवेज, ऐसा ये पूरा रिपोर्ट चल रहा था और सरकार ने कुछ फाइल भेजी थी, आरबीआई ने उसके ऊपर कोई कमेंट करी और वो वापस दी थी। तो किसी ने आरटीआई फाइल किया कि आरबीआई ने उसके ऊपर क्या टिप्पणी दी थी वो फाइल पे, वो पूरा मुद्दा चला। तब जाके ये आरबीआई ने बोला कि अभी के लिए वो डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते। सो लाइक दैट फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के सभी क्लासिफिकेशन, बैंक, नॉन बैंक, मुद्रा, इस्लामिक बैंक हमने देख लिया। मित्रों, ये तो सारे थे रेगुलेटेड या फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, उसके ऊपर कोई देखरेख करता है, कुछ नियम कानून होते हैं, राइट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, सो फॉर। ये तो रेगुलेटेड हुए, बट ये पूरी सिस्टम के बाहर भी कुछ लोग होते हैं जो पैसा घुमाने का काम करते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? अनरेगुलेटेड या इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। 3 प्रमुख प्रकार हैं, इंडिजिनस बैंकर, मनी लेंडर्स एंड फाइनेंशियल ब्रोकर। जरा इनके सेलिएंट फीचर भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिजिनस बैंकर। ये तो मध्यकालीन युग से भारत में और पूरे विश्व में हैं। श्रॉफ, शिकारपुरी, चेटियार, मारवाड़ी, अय्यर, रस्तोगी, ये सब लोग ऐसा काम करते हैं। इनको इंडिजिनस बैंकर इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ तो पैसा ये अपनी जेब से निकाल के लोन में घुमाते हैं, एंड सम ऑफ द मनी दे विल मोबिलाइज फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। हाउ? बाय इशूइंग कमर्शियल बिल। जैसे ट्रेजरी बिल होता है, ऐसे कमर्शियल बिल वो खुद से इशू करेंगे और कहीं से पैसा लेके आएंगे। एंड सेकेंडली, थ्रू हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी सिस्टम क्या है? मान लीजिए मैं अहमदाबाद से अंबाजी तक मध्यकाल में चलते चलते तीर्थ यात्रा पे जा रहा था और मेरे पास अगर 1000 रुपये थे, जेब में लेके जाता, बीच में कोई डाकू लूट के ले जाता। सो देन आई कुड गिव दैट 1000 रुपये नोट टू अहमदाबाद के अंदर जो कोई श्रॉफ होगा, मैं उसको दूंगा, वो सामने मुझे हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज देगा, वो मैं लेके अंबाजी जाऊंगा और वहाँ उसी श्रॉफ के एजेंट को मैं दूंगा और वो मुझे पैसा दे देगा। देयर कुड बी सम कमीशन इन बिटवीन, या फिर कि वो कोई पैसा ना ले, बट स्टिल आप विजुलाइज करिए कि मैं 15 दिन चल के जा रहा हूँ, तब तक मेरे 1000 रुपये तो वो अहमदाबाद के शॉप के पास है, राइट। ही कुड लैंड इट टू समबडी एंड लाइक दैट ही वुड रिकवर हिज मनी फ्रॉम इंटरेस्ट। तो इंडिजिनस बैंकर इसलिए कहा गया कि थोड़ा पैसा वो जनता से मोबिलाइज करते हैं। बाय 1980s बॉम्बे के अंदर ही 1500 करोड़ से ज़्यादा रुपया ये श्रॉफ और मारवाड़ी इंडिजिनस बैंकर लोन में घुमाते थे। इनके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कमर्शियल बैंकों की अपेक्षा कम होते हैं, बिकॉज दे डोंट फॉल अंडर दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो CRR SLR ऐसा कोई मेंटेन करना पड़ता नहीं, जो आया वो सारा पैसा 18% 36% ब्याज पे मन चाहे ऐसे घुमा सकते हैं। इनका NPA भी कमर्शियल बैंकों के सामने कम होता है, बिकॉज देयर इंटेलिजेंस नेटवर्क इज वेरी हाई कि मुंबई के अंदर विजय माल्या कौन है, कार्ति चिदम्बरम कौन है, तो उस हिसाब से जिसको भी लोन देंगे सोच समझ के लोन देंगे। लोन देने में किसी को मना नहीं करेंगे, बट डिपेंडिंग ऑन द पार्टी वो 36% एंड 72% ऐसा लोन चार्ज किया जाएगा। एनीवेज, दिस इंडिजिनस बैंकर्स आर नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। वाई?
क्योंकि किसी मारवाड़ी ने राजस्थान के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करवाया, अब वो पैसा लेके आप जा रहे हैं एंड साउथ इंडिया के अंदर आप कोई चेटियार या अय्यर लेंडर को वो देंगे, ही मे नॉट ऑनर इट। वाई? बिकॉज दिस पीपल आर नॉट पार्ट ऑफ सम कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ई बैंकिंग सोल्यूशन, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसलिए जनता से जो पैसा मोबिलाइज हुआ वो पूरे भारत में घूम नहीं सकता। तो इस हिसाब से फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जो होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करना चाहिए, सेविंग से कैपिटल में घूमना चाहिए, दैट विल नॉट हैपन। ये एक हो गई इंडिजिनस बैंकर। तो फिर मनी लेंडर किसको बोलते हैं? काबुली पठान, किस्त वाला, अरहतिया, विलेज बनिया, सोनी, महाजन एंड सेठ। ये लोग ब्याज पे पैसा घुमाते हैं बट अपनी जेब से निकाल के, दे आर यूजिंग देयर ओन फंड्स। ऐसा नहीं कि कोई हुंडी इशू कर दिया, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई कमर्शियल पेपर, नहीं। अगर वो ऐसा करते होते देन वी वुड हैव कॉल्ड देम इंडिजिनस बैंकर। जो इंडिजिनस बैंकर की पूर्व शर्त क्या है? जनता से पैसा मोबिलाइज करे। अब आप समझिए, मध्यकाल में अगर जैकी श्रॉफ ऐसा करता होगा देन वी वुड हैव कॉल्ड हिम इंडिजिनस बैंकर। बट आज की तारीख में अगर टाइगर श्रॉफ के धंधे में या नेटवर्क में इतनी बरकत ना हो और वो केवल अपने ही पैसे ब्याज पे घुमा रहा हो, देन ऑल्दो हिज सरनेम इज श्रॉफ, वी विल कॉल हिम मनी लेंडर, नॉट इंडिजिनस बैंकर। खैर, इनका भी एनपीए कम होता है क्योंकि इंटेलिजेंस नेटवर्क ज़्यादा होता है। काबुली पठान वगैरह मारपीट के भी अपना पैसा वसूली लेते हैं। एंड लास्टली देयर आर फाइनेंशियल ब्रोकर्स। ये लोग बोरोवर और लैंडर को इनफॉर्मली मीटिंग कराने में मदद करते हैं और उसमें दलाली लेते हैं कि एक तरफ कोई पुलिस वाला हो, पॉलिटिशियन हो जिसके पास रिश्वत का पैसा है, और सामने कोई बिल्डर हो जिसे नया बिल्डिंग बनाने के लिए उधारी में पैसा चाहिए, तो वो आपस में डील कराएगा ब्रोकर एंड ही विल टेक सम कमीशन। सो दीज आर ऑल अनरेगुलेटेड क्रेडिट एजेंसीज। एक आसान सवाल ट्राई करते हैं, इनफॉर्मल लैंडर्स आर हार्मफुल फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये असर्जन तो सही है। रीजन, इनफॉर्मल लैंडर्स एनपीए इज लोअर देन दैट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। जवाब क्या होगा? ये भी बात तो सही है, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक, मारपीट के पैसा वसूलते हैं। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। सोचिए, असर्शन क्या है? इनफॉर्मल लैंडर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अच्छे नहीं है। इनका एनपीए कम है, वो बात तो अच्छी उनके लिए, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन द थिंग। इनफॉर्मल लैंडर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए खराब इसलिए है मित्रों, क्योंकि वो सस्ते दामों पर किसी को ब्याज में देते नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट रूप के नाम पे उसको हमेशा ब्याज के चक्र में फंसाए रखते हैं। वो आदमी गरीबी से कभी बाहर आ ही नहीं सकता। जैसा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या एग्रीकल्चर क्रेडिट से हो सकता है, ऐसा वो नहीं करते। देयरफॉर दे आर हार्मफुल फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो बोथ आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन इट। दोस्तों, इस तरह से अपना जो पुरानी L1 सीरीज थी, इवन 16 वाली सीरीज, उसमें से ये सारे पावर पॉइंट का मैंने लिस्ट दिया है और उसके बैक एंड में जो भी वीडियो हो, आप समझ लीजिएगा कि आज से, अभी से, इस वक्त से वो सारी चीज़ें डीमोनेटाइज हो गई, डीकंटेंटाइज हो गई। ये जो मैंने नया पढ़ा है वही मॉनेटरी पॉलिसी, वही बासेल नॉर्म्स और वही ये सारी क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो आप करना, पुराना वापस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब के ऊपर अपनी लेक्चर सीरीज़ अगर उसे सीज़न के रूप में जाएं तो अब तक 3 सीज़न हो चुके हैं। पहला था L सीरीज़, तब मुझे लगता था कि इकोनॉमी 8 पिलर में पढ़ानी चाहिए। खैर, वो सीरीज़ अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, काफ़ी लंबी है, उसमें से बहुत सारी बातें अब उसमें नए डेवलपमेंट आ चुके हैं। तो मान लीजिए मैं अब मुद्रा बैंक इधर पढ़ाऊँ, इस्लामिक बैंक उधर पढ़ाऊँ और फिर आपको बोलूँ पुराना वाला वहाँ से देख लेना, देन इट बिकम्स वेरी फ्रेगमेंटेड एंड टीडियस थिंग टू रिवाइज। इसलिए वो तो सारी सीरीज़ में डीमोनेटाइज ही कर रहा हूँ, नया चीज़ में नया वो वापस पढ़ा के, तो वो गया। उसके बाद मैंने किया था लास्ट ईयर बजट इकोनॉमिक सर्वे 16, वहाँ पर भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पिलर ऐसे हैं कि वो रादर देन कैरी फॉरवर्ड में उसको भी डीमोनेटाइज करके नए में ऐड कर रहा हूँ। तो अपनी ये BS 17 सीरीज़, वहाँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पिलर वो देख लिया, तो पुराना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। सिवाय कि स्टैकर में मैंने स्टार किया है वो इसलिए कि पुराना 14 फाइनेंस कमीशन, 7 पे कमीशन, वो चीज़ें बजट के में आपने खुद से देखनी, बाकी का मैं सब पढ़ा दूंगा। अब रिगार्डिंग दिस 4th, 5th एंड 6th पिलर, अब चौथे में लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था कि यूरिया सब्सिडी का इशू, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन कैसे करता है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, वो तो जो है वैसा ही है, तो उसको वापस मैं पढ़ाऊंगा नहीं। वो मैंने इकोनॉमी पास्ट ओल्ड वीडियोस दैट आर रेलेवेंट फॉर प्रीलिम 2017 ऐसी एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो आप स्व अध्ययन में, सेल्फ स्टडी में देख लेना। सेम गोज फॉर दिस 5th पिलर की ये पेरिस समिट, रिन्यूएबल एनर्जी, वो तो हो गया, उसमें क्या नया देखना है। एंड देन 6th पिलर, वहाँ पर ये सेंसस की गिनती कैसी हुई है, तो वो पुरानी चीज़ें आप वहाँ से देख लेना, नए डेवलपमेंट है वो मैं पढ़ा दूंगा, बट वो जल्दी से ख़त्म हो जाने वाले हैं। अपने लिए खुशी की एक और भी बात है, अरविंद सुब्रमण्यम को 2017 में कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन 2 साल और उसको एक्सटेंशन दे दिया है। तो मतलब अब
अगले साल की बजट इकोनॉमिक सर्वे सीरीज 18 एंड 19 वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। वाई? बिकॉज सुब्रमण्यम इज द चेतन भगत ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। प्लॉट में दिखाने के लिए नया उसके पास कुछ है ही नहीं, तो रिसाइकल करके वही पढ़ना है। तो वहाँ पर जल्दी से काम खत्म हो जाए उसकी पूर्व शर्त क्या है कि अभी मैं ये पूरी चीज़ें भले थोड़ा समय लगे बट आई विल ट्राई टू ऑर्गेनाइज देम, इसलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मुझे क्या लाभ है कि भविष्य में अगले 2 सालों में मुझे कम मेहनत करनी पड़े और जल्दी से सीरीज खत्म हो जाए, सो आई कैन इन्वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी इन मोर बिगर प्रोजेक्ट्स। आपके लिए लाभ क्या है? जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में या इसी साल सिलेक्शन हो गया, बेस्ट विशेस टू देम, लेकिन जो नहीं हुआ तो वापस आप अटेम्प्ट देंगे कोई बैंक स्टाफ सिलेक्शन, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि 2019 में आप कर रहे हैं और पिछले 5 सालों के सारे देखने पड़े, तो वो रिवीजन के लिए मजा नहीं आया। देयरफॉर आई एम रिस्ट्रक्चरिंग थिंग्स इन दिस मैनर। एनीवेज, अपनी 171 सीरीज थी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, तो मनी का एवोल्यूशन मैंने पढ़ा दिया, डिजिटल पेमेंट, भीम ऐप वगैरह देख लिया, मॉनेटरी पॉलिसी सारी हमने वापस पढ़ ली है, पुराना सब खत्म, राइट। बासेल नॉर्म्स, बैड बैंक बनानी है, एनपीए से लड़ना है, वो देख लिया। एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज जो मैंने आज अभी खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंस, दैट इज शेयर मार्केट, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन वगैरह बातें हम करेंगे। सो नेक्स्ट वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट। कुल मिला के मेरे ख्याल से वो 3.5 घंटे में वो पूरी काम उसकी पढ़ाई खत्म हो जानी चाहिए। तो मतलब अपने जो इकोनॉमी के 6 पिलर है उसमें फर्स्ट में अब 3.5 घंटे तक का लेक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग का काम बाकी। बजट पब्लिक फाइनेंस में जाएंगे, इट विल टेक अराउंड 6 आवर्स, क्योंकि बजट भी है, साथ साथ जीएसटी भी वापस पूरा पढ़ना है, एफआरबीएम पैनल आया, डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ, अर्थतंत्र पर असर, ब्लैक मनी से लड़ने के लिए क्या काम हुए। सो इट विल टेक सम मोर टाइम, तो 6 घंटे का वो वीडियो सीरीज होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अरविंद सुब्रमण्यम खुद चेतन भगत बन गए, तो प्लॉट में रिसाइकलिंग है, बाकी बहुत सारा कैरी फॉरवर्ड है। सिमिलरली सेम गोज फॉर दिस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर 1.5 घंटे का काम है, एचआरडी 1.5 घंटे का काम है, बाकी सारा कैरी फॉरवर्ड तो जल्दी से काम हो जाने वाला है। तो जो लोग ये अपने, क्योंकि ये अपनी प्लेलिस्ट में मैंने ये सारा दे दिया है। अब कुछ लोग कमेंट में बार बार पूछते रहते हैं कि सिलेबस कब ख़त्म करोगे, तो उसका जवाब है ये कुल मिला के ये सारी चीज़ें 18 घंटों का रिकॉर्डिंग और वो रिलीज़ होगा तब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। समय के हिसाब से तो प्रीलिम्स के करीब 2.5 हफ्तों पहले तक ख़त्म हो जाए ऐसा मैं प्रयत्न करूँगा। एंड स्टिल देयर विल बी सफिशिएंट टाइम टू डू रिवीजन, बिकॉज पावर पॉइंट खुद ही रिवीजन ही है यहाँ पर। अब कुछ लोग आजकल मेरे खिलाफ द हिंदू क्रिटिक्स बन गए हैं कि ये इतना लेट क्यों कर रहे हो, इतने दिन तक कहाँ सो रहे थे, कहाँ मर गए थे वगैरह, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। आई वॉज बिजी, सीजनल बिजनेस में मैं लगा था, क्योंकि जब यूपीएससी के 2016 साइकिल के मॉक इंटरव्यू चल रहे थे तो उसकी इंडस्ट्री में प्रैक्टिस हो जाती है मेरी भी। उसी प्रकार प्रीलिम फैक्ट्री, तो वो सीजनल बिजनेस वहाँ पर भी। अब क्योंकि ये दोनों काम सीजनल ही मिलते हैं, तो यूट्यूब रिकॉर्डिंग करने की जल्दबाजी में मैं वो प्रोजेक्ट छोड़ नहीं सकता, वरना वो कमाई चली जाएगी, राइट। दूसरी बात दोस्तों, ये आजकल आईटी, ई कॉमर्स, स्टार्टअप कंपनियां, ये जो सारा बबल था वो अब सैचुरेट हो रहा है। तो मतलब एडवर्टाइजमेंट के कमीशन, ऑनलाइन सेल के कमीशन, परसेंटेज वाइज दोस्त थिंग्स आर डिक्लाइनिंग। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आर्टिकल लिख दिए या ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए तो वो आदमी ज़्यादा पैसे कमाए। नो, इट विल गिव डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न। 2 साल पहले जो लोग केवल ब्लॉग चला के 40,000 ऊपर महीने में कमा लेते थे, आज की तारीख में 10,000 भी उनको बनाने के वादे हो रहे हैं। दैट मच थिंग्स आर गोइंग इन अ बैड डायरेक्शन। इसलिए आप पाएंगे कि सभी ई लर्निंग टाइप की वेबसाइट धीरे धीरे वो या तो कोई मॉक टेस्ट बेचने का प्रयत्न करता है, कोई पीडीएफ मटेरियल के बेचने का प्रयत्न करता है, कोई अपने वर्चुअल क्लासरूम उसके सब्सक्रिप्शन बेचते हैं, कुछ लोग डीवीडी बनाते हैं, पेन ड्राइव बनाते हैं, वो सब करते हैं, बिकॉज दो डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एड रेवेन्यू एक्सेट्रा। बट वहाँ पर भी ये सारी चीज़ों में ऑनलाइन पायरेसी इतनी चलती है कि जितना एफर्ट डाला जाता है सामने मिलता नहीं। सो अल्टीमेटली यू विल सी मोस्ट ऑफ दिस ई लर्निंग पीपल, दे आर स्लोली शिफ्टिंग कि हर एक अपना फिजिकल कोचिंग क्लास बना रहा है। मैं अपना कोई कोचिंग क्लास नहीं चला, आई एम एसोसिएटेड विद अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पीपा एंड वन यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, बट वो अपना तो काम चलते रहता है। तो माई पॉइंट इज कि कोई 100% ऑनलाइन कॉर्पोरेट स्टाइल में पूरा मुफ्त में पढ़ा सके ये तो संभव है नहीं, क्योंकि वो जो पहले स्टार्टअप टाइप का बबल था सारे कमीशन वगैरह, नाउ दैट इज सैचुरेटिंग। इसलिए कुछ लोग सीधा ही आपसे पैसा मांगते हैं वर्चुअल क्लासरूम करके। मैं ऐसा करता नहीं, मुझे करना है नहीं, बट फॉर दैट आई हैव टू एंगेज इन सम अदर बिजनेस एक्टिविटीज टू क्रॉस सब्सिडाइज दिस होल थिंग।
तो ये पूरी रिकॉर्डिंग का काम इतना लेट क्यों हो रहा है? अगर केवल वेबसाइट और यूट्यूब पकड़ के मैं ये सोच के चलूँ कि बाकी की ज़िंदगी गुजर जाएगी, ऐसा ये उद्योग है नहीं। ठीक, अगर ऐसा होता देन मे बी 2 महीने पहले ही ये पूरी सीरीज़ का रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गया होगा। हाँ, बनाने वाले यूट्यूब के ऊपर भी लाखों रुपए बनाते हैं, बट उनके लिए करोड़ों सब्सक्राइबर और उतना बड़ा व्यू काउंट होना ज़रूरी है, जो कि आपको कॉमेडी जैसे AIB में मिल जाएगा, कुकिंग, मूवी रिव्यूज़, आइटम सॉन्ग वाले यूट्यूब चैनल। अपना तो वैसे भी एजुकेशनल चैलेंज है तो बहुत कम लोग देखते हैं। खैर, मैं कोई फरियाद नहीं कर रहा, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। आई एम नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूज इसकी क्यों लेट किया था, बट ये कारण थे तो हुआ है। बट स्टिल आई विल बी फिनिशिंग दिस थिंग। अब हाथ पे लिया है तो मैं ख़त्म तो करूँगा ही। प्रीलिम के डाइव अब तो पहले तक हो जाए ऐसा मेरा प्रयत्न रहेगा। और ये बहुत लेट भी मैं तो नहीं समझता, बिकॉज अपना वीडियो पावर पॉइंट इट सेल्फ इज रिविजन नोट इट सेल्फ, और रिविजन प्रकार से ये तो एक बार देख लिया वो हो गया। उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपने पकड़ के फिर 3 महीने और कोई सेल्फ स्टडी नई चीज़ करनी थी, राइट? सो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। कोई चिंता मत करिए, थोड़ा संयम रखिए, धैर्य रखिए, और अपनी जो मुख्य परीक्षा पेपर 4 में आता है एम्पैथी, वो भी थोड़ी मेरे पे बना के रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन से हम फाइनेंस, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन वो पढ़ेंगे।